वूलन इंडस्ट्रीज, देखते हैं इंडिया में वूलन इंडस्ट्री की क्या स्थिति है। वूल नॉन पेरिसेबल, लाइट वेट, इंसुलेटिंग, एनिमल बेस्ड नेचुरल फाइबर। वूल है क्या? नॉन पेरिसेबल माने सड़ने गलने वाला नहीं है, लाइट वेट हल्के वजन का होता है, इंसुलेटिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, एनिमल से प्राप्त होता है और एक नेचुरल फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस लाइक वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये एनिमल सोर्स का है। इसके पहले हमने जितना पढ़ा वो सब वेजिटेबल सोर्स के थे। सिल्क वेजिटेबल सोर्स, कॉटन वेजिटेबल सोर्स, जूट कॉटन जो है वो वेजिटेबल सोर्स, ये एनिमल सोर्स का है। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, गोट, लामा, कैमल एक्सेट्रा, यानी इसको इतने विभिन्न जानवरों से प्राप्त किया जाता है। वैसे ऊन प्राथमिक रूप से सीप से प्राप्त किया जाता है, कहीं कहीं बकरी से भी प्राप्त किया जाता है, कहीं लामा साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन में पाया जाने वाला एक जानवर होता है, और कैमल जैसा ही होता है लामा। ठीक है, ऊंट से भी, ऊंट के बालों से भी बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ हम डिफरेंट टाइप के बूल्स की बात करेंगे। एक होता है मैरिनो बूल, दुनिया की सबसे अच्छी भेड़ जिसमें से सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन निकलता है, वो सीप की एक ब्रीड है मैरिनो, एक नस्ल है भेड़ की। उसी के नाम पर उससे जो ऊन निकलता है उसको मैरिनो बूल कहते हैं, और ये फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ बूल होता है। इससे आप गारमेंट्स बना सकते हैं, ये चुभता नहीं है, इरिटेटिंग नहीं होता स्किन को, बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। ठीक है, बहुत स्मूथ सिल्की जो है इसकी अपीयरेंस होती है। तो फाइनेस्ट क्वालिटी मैरिनो बूल। अब ये मैरिनो भेड़ कहाँ पाए जाते हैं? मैरिनो भेड़ दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं स्पेन में, मसीटा प्लेट्यू, पढ़ेंगे हम आगे। फिर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, टर्की में पाए जाते हैं। तो ये मेजर जो है पूरी दुनिया में ये भेड़ के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भेड़ पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा जो है अंगोरा बूल। अंगोरा बकरी की एक ब्रीड है। तो अंगोरा नामक बकरी से, अंगोरा नामक नहीं, अंगोरा ब्रीड वाली बकरी से जो ऊन प्राप्त होता है उसको अंगोरा ऊन कहते हैं। और ये अंगूरी नहीं, अंगोरा, हाँ। और ये फ्रॉम अंगोरा गोट। ये अंगोरा गोट कहाँ पाई जाती है? अंगोरा गोट सबसे ज्यादा पाई जाती है टर्की में, जिसको तुर्की कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पश्मीना बूल, पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन जो है कश्मीर में पाई जाने वाली बकरी, कश्मीरी बकरी के हेयर से ये बनाया जाता है, और भारत में पश्मीना ऊन बहुत फेमस है। ठीक है, अल्पाका एंड बिकुना, ये भी एक ऊन का प्रकार है जो लामा से निकाला जाता है। लामा ऊंट जैसा एक जानवर होता है, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ बूल्स हो गए, जिनमें से ये फाइनेस्ट क्वालिटी है वो है मैरिनो बूल। ठीक, चलिए, बूल का जो प्रोडक्शन है ऊन का, वो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वूलन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा नॉर्दर्न इंडस्ट्री में लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये बात ध्यान रखना है। अब क्या कारण है कि वूल इंडस्ट्री सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वूल किससे प्राप्त होता है? भेड़ से। और भेड़ किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे ज्यादा पाई जाती है? ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट, माने शुष्क और गर्म जलवायु जहां पर पाई जाती है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा, अर्ध मरुस्थलीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसकी जनसंख्या पाई जाती है। तो अगर हम नॉर्थ और साउथ में देखें तो नॉर्थ में काफी पॉपुलेशन है, काफी बसाहट है और काफी क्लाइमेट जो है वो रहने लायक है। लेकिन साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो इधर सदर्न हेमिस्फीयर में दुनिया के सबसे ज्यादा जो डेजर्ट है, आप जब देखेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ढेर सारे डेजर्ट है, इधर साउथ अफ्रीका में डेजर्ट है, न्यूजीलैंड में डेजर्ट है। ठीक है, तो साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ऐसा नहीं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भेड़ नहीं पाई जाती, लेकिन बेस्ट क्वालिटी के भेड़ जिसमें से ज्यादा मात्रा में ऊन निकलती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर वार्म टाइप का जो वार्म और ड्राई क्लाइमेट है जो सीप के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, एक तो वो है पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि साउथ अमेरिका के जो सदर्न हेमिस्फीयर के जो देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा ऊन होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, फिर इधर आप आ जाए तो आपका अर्जेंटीना वगैरह है, तो यहां पर सीप रियरिंग
एक कॉमर्शियल स्केल पर किया जाता है, माने भेड़ों का पालन वाणिज्यिक विचार से किया जाता है, वहां पर भेड़ों को वास्तव में ऊन के लिए पाला ही जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भेड़ों का उपयोग ऊन के साथ साथ मीट के लिए भी किया जाता है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में जिन कंट्रीज में ऊन उत्पादित किया जाता है वहां पर भेड़ों का उपयोग एक्सक्लूसिवली ऊन उत्पादन करने के लिए ही किया जाता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो देश हैं वो भेड़ पालन तो करते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे फार्म होते हैं उनकी, लेकिन साउथ अमेरिका के सदर्न हेमिस्फीयर के जो देश हैं वो बड़े बड़े फार्म बना करके भेड़ों का पालन करते हैं, इसलिए वहां भेड़ पालन ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाती है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इन सारे कंडीशन के कारण वूल का जो प्रोडक्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा है। लेकिन अब फिर प्रश्न उठता है कि जिन कंट्रीज में या सदर्न हेमिस्फीयर के जिन देशों में वूल की पैदावार सबसे ज्यादा होती है वहीं पर वूलन इंडस्ट्री क्यों लोकेटेड रही है? ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वूल कहां पाया जाता है? वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट में। अब गर्म ऑलरेडी वहां की जलवायु है और ऊन से बनने वाले कपड़े, मफलर, स्वेटर, सॉक्स और डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका उपयोग स्वाभाविक बात है सदर्न हेमिस्फीयर के वे देश तो करेंगे नहीं, क्योंकि गर्म जलवायु में है वे। ठीक है, तो वे ऐसे देशों में ऐसे गर्म कपड़ों की जरूरत ऐसे देशों में है जहां ठंड पड़ती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चूंकि कॉन्टिनेंटल एरिया ज्यादा है इसलिए वहां पर जो है ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वूलन इंडस्ट्रीज वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही सेम चीज इंडिया में भी अप्लाई होता है। इन इंडिया वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऊनी वस्त्र उद्योग भारत में नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा है और साउथ हेमिस्फीयर में कम। 75% इंडस्ट्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, साउथ में नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में 25%। कारण साउथ इंडिया में ठंडी ही नहीं पड़ती, वहां लगभग 12 महीना मैरीटाइम क्लाइमेट होता है। मैरीटाइम क्लाइमेट का मतलब है कि ना मॉडरेट वहां पर जलवायु होती है, न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा ठंड, और लगभग 18 से 22 डिग्री वहां का एवरेज टेम्परेचर होता है। और 18 से 22 डिग्री का टेम्परेचर है जो कि इन दिनों है, जैसे कि अभी हम लोग महसूस करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और अभी लगभग मान के चलो आपकी 23-24 डिग्री का टेम्परेचर है। तो हम लोगों को जो है 18-22 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो ऊनी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए नॉर्दर्न इंडिया में जहां काफी ठंड पड़ती है वहां पर ये इंडस्ट्री ज्यादा लोकेटेड है। साउथ में है लेकिन कम है, लेकिन उनका मार्केट भी नॉर्थ में ही है, साउथ में उसका कंजम्पशन नहीं किया जाता। चलिए, यहां तक पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूलन टेक्सटाइल। इंडिया में अगर हम देखें कि भारत में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल, वूलन टेक्सटाइल की उत्पत्ति का मतलब जो प्रोडक्शन है वो कहां होता है? लीडिंग स्टेट है पंजाब। पंजाब में सबसे बड़ा सेंटर है धारीवाल। धारीवाल एक ब्रांड भी है, बन चुका है अपने आप में कि धारीवाल का ये वूलन टेक्सटाइल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे लुधियाना, तीसरे नंबर पे अमृतसर। ठीक, दूसरे पोजीशन पे है महाराष्ट्र जहां पर मुंबई लीडिंग सेंटर है, तीसरे नंबर पे यूपी जहां कानपुर, गुजरात में जामनगर, पांचवें नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में, और श्रीनगर में यहाँ पर पश्मीना ऊन से विभिन्न प्रकार के पश्मीना शॉल या उसी को कहते हैं कश्मीरी शॉल, बहुत फेमस है, वो सब पश्मीना से बनते हैं और पश्मीना बकरी से निकाली जाने वाली ऊन है। फिर राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा इत्यादि ये महत्वपूर्ण सेंटर है। ठीक है, इनकी रैंकिंग घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, और लेटेस्ट में अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की वेबसाइट है 2018 उसके हिसाब से हम लोग ये सारी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं। फर्स्ट वूलन टेक्सटाइल मिल, ऊनी वस्त्र उद्योग का जो मिल है सबसे पहले भारत में कहां खोला गया? कानपुर में खोला गया 1876 में। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्री खोली गई थी, ये जो मिल खोला गया था, यहां से जो भी ऊनी वस्त्र बनते थे उसका ब्रांड नाम था लाल इमली। ठीक है, तो लाल इमली वाज अ ब्रांड नेम ऑफ वूलन टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कानपुर मिल्स। ठीक है, चलो लाल इमली क्या है समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं टोटल प्रोडक्शन यूनिट, माने भारत में जो वूलन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन है वो कहां-कहां से होता है? तो उसके लिए 960 मिल्स है भारत में, छोटे बड़े दोनों मिलाकर। ठीक है, 960 नंबर से कोई मतलब नहीं, जानकारी के लिए। ठीक है, होजरी क्या होता है? वो मिक्स्ड टाइप का कपड़ा बनता है। ठीक है, हम लोग बाजार में जाते हैं बोले हम लोग होजरी के होलसेलर हैं ऐसे। ठीक है, तो होजरी एक मिक्स टाइप का, उसमें थोड़ा मोड़ा वूल, उसमें थोड़ा मोड़ा कॉटन, इस टाइप से मिलाकर के वो चीज बनाई जाती है। तो होजरी यूनिट भारत में 1100 है जहां पर होजरी वस्त्र बनते हैं। और यार्न स्पिनिंग यूनिट्स, यार्न का मतलब क्या है?
विभिन्न जो हम मान लीजिए कि हमने भेड़ से या बकरी से उनके बाल निकाले, फिर उन बालों को आपस में जोड़कर एक लंबी लच्छी बनाना, तो वो जो लंबा धागा बनता है उसको बोलते हैं यार्न। ठीक है, तो यार्न का मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को, जैसे हम कपास से छोटे छोटे टुकड़े निकाले फिर उनको जोड़ के धागा बनाए, तो वो लंबा धागा यार्न कहलाता है। ठीक है, तो यार्न स्पिनिंग यूनिट 120 है भारत में, ये जानकारी आपके हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वूलन कारपेट एंड रग्स। कारपेट जो होता है, बड़े बड़े कारपेट हम लोग घरों में बिछाते हैं, और रग्स माने वो पैर पोंछते हैं जिससे। ठीक है, तो ऊन से जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, गारमेंट तो कम बनता है, क्यों बनता है हम आगे बात करेंगे, सबसे ज्यादा बनता है कारपेट और रग्स। ठीक है, तो ये कहां कहां पाया जाता है भारत में, उसके फेमस सेक्टर कौन कौन से हैं? इसमें यूपी एक नंबर का स्टेट है। यूपी में मिर्जापुर, आगरा, भदौली और कानपुर, ये कारपेट और रग्स इंडस्ट्री के लिए बड़े फेमस जगह हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान में जयपुर और जोधपुर, फिर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, हरियाणा में पानीपत, मध्य प्रदेश में ग्वालियर और पंजाब में अमृतसर। ये लीडिंग कारपेट एंड रग्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और उसके सेंटर्स हैं। होजरी, होजरी भारत में, होजरी के कपड़े भारत में सबसे ज्यादा कहां बनते हैं? एक नंबर पे पंजाब, 2 नंबर पे हरियाणा, 3 नंबर पे यूपी, चौथे नंबर राजस्थान, 5वें नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर। अब उनके जगहों का नाम मैंने नहीं लिखा है क्योंकि जगहों का नाम वही है जो हम यहाँ और यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे पंजाब है तो पंजाब में लुधियाना, अमृतसर। ठीक है, ये सब। चलिए कुछ नोट देखते हैं। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री व्हाइल 3rd लार्जेस्ट इन सीप पॉपुलेशन। ये भी एक विडंबना है कि भारत में जो सीप है उसकी जो जनसंख्या है पूरी दुनिया में वो 3रे नंबर पे है, लेकिन ऊन उत्पादन में हम 7वें नंबर पे हैं। ठीक है, ये एक दिक्कत है कि भाई 3रे नंबर की जनसंख्या तो काफी मात्रा में ऊन होना चाहिए। चलो खैर, आपको जानकारी रखना चाहिए। वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 30 लाख पीपल। 30 लाख लोगों को वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रोजगार की प्राप्ति होती है। इंडिया इंपोर्ट्स रॉ वूल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड एंड टर्की। आपको ये बात समझना है कि ऊन भारत में पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं होता। हमें ऊन से रिलेटेड जो टेक्सटाइल वगैरह हम बनाते हैं वो, तो उसके लिए हमें जो कच्चा ऊन है वो हमें उन कई देशों से हमें खरीदना पड़ता है। ऑलरेडी मैं आपको बात कर चुका हूं कि जैसे न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो वार्म क्लाइमेट में है, तो ये ज्यादातर ऊन से टेक्सटाइल नहीं बनाते बल्कि कच्चा ऊन ही ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये ऐसे कंट्रीज को ढूंढते हैं जो उनका माल ले सके। ठीक है, और भारत जैसे देश जहां पर ऊन की कमी है वो इन देशों से ऊन खरीद लेता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊन हम ऑस्ट्रेलिया से खरीदते हैं, फिर चाइना से, फिर न्यूजीलैंड से और टर्की से। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भारत में? नंबर 1, शॉर्टेज ऑफ रॉ वूल। कच्चे ऊन की हमारे पास कमी है। ठीक है, हालांकि 3रे नंबर पे हम सीप की जनसंख्या हमारे यहाँ पाई जाती है, लेकिन उन सीप से हम बहुत ज्यादा मात्रा में ऊन नहीं निकाल पाते। ठीक है, क्योंकि उनको उस प्रकार से उनका हम कॉमर्शलाइजेशन नहीं कर पाए हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग हम उनकी करते नहीं है। ठीक है, उस प्रकार से उनको खान पान और उनके ब्रीड को डेवलप नहीं किया गया है, तमाम चीजें। दूसरा, लैक ऑफ कॉमर्शियल सीप रीडिंग। भाई दूसरा बात है कि हम कॉमर्शियल स्केल पर भेड़ का पालन नहीं करते, घरेलू स्तर पर भेड़ का पालन होता है। ठीक है, उसको उस हिसाब से डाइट वगैरह भी नहीं दिया जाता है कि इसके बाल ज्यादा मात्रा में हो तो उसको काट करके फिर उनकी प्राप्ति ज्यादा हो, तो उसका कॉमर्शलाइजेशन करने की भारत में जरूरत है। तीसरा, लो प्रोडक्टिविटी। हमारे यहाँ जो ऊन निकलता है उसकी उत्पादकता बहुत कम है। एक मैं आंकड़े से आपको बताता हूं, भारत में प्रति साल एक भेड़ से 0.8 किलोग्राम ऊन हम निकाल पाते हैं, यानी 1 किलोग्राम ऊन भी हम नहीं निकाल पाते। लगभग 800 ग्राम ऊन हम एक भेड़ से एक साल में निकाल पाते हैं। यही आंकड़ा जब हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में एक भेड़ से एवरेज एक साल में 4.2 किलोग्राम ऊन जो है वो निकाला जाता है, यानी लगभग 5 गुना ज्यादा भारत की तुलना में। ठीक है, इसलिए अगर भेड़ों की संख्या मान लो ऑस्ट्रेलिया में कम भी है, उदाहरण, हालांकि सबसे ज्यादा भेड़ दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लें कि भारत की तुलना में भेड़ों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में कम है तो भी वो ऊन पैदावार में हमसे 5 गुना ज्यादा है, तो वो ओवरऑल प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया हमसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथी बात है, मोस्ट ऑफ वूल इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। भारत में जो ऊन है उसके कई ग्रेड होते हैं।
एक ऊन बहुत फाइन क्वालिटी का होता है जिससे गारमेंट बनाए जा सकते हैं, स्वेटर बनाए जा सकते हैं, मफलर बनाए जा सकते हैं, और भी डिफरेंट प्रकार के जो लंबे बहुत लंबा होता है जो कश्मीर में लोग पहनते हैं, चोगा कहते हैं जिसको, ठीक है, लॉन्ग कोट। तो इस प्रकार के बहुत सारे वूलन प्रोडक्ट गारमेंट के रूप में हम बना सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है, उसके लिए जो ऊन है वो मोटा हो, चुभने वाला ना हो, फाइन क्वालिटी हो, स्किन फ्रेंडली हो। लेकिन भारत में पश्मीना वाला ऊन को छोड़ दें तो भारत में 85% टू 90% जो ऊन की पैदावार होती है वो कारपेट ग्रेड की होती है। माने वो हम उससे टेक्सटाइल नहीं बना, हम उससे गारमेंट नहीं बना सकते। कारपेट बना सकते हैं, रग्स बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन गारमेंट के लिए वो सुटेबल नहीं होता। ठीक है, तो इंफीरियर क्वालिटी का ऊन हमारे यहाँ होता है, बेस्ट क्वालिटी नहीं होता। लैक ऑफ वास्ट मार्केट, एक तो बहुत बड़े बाजार की भी कमी है भारत। बाजार की कमी क्यों है? साउथ इंडिया तो पूरा कट गया। साउथ इंडिया में अगर तुम ऊनी कपड़े ले जाके बेचो, उनको जरूरत नहीं है क्योंकि वहां ठंड नहीं पड़ती। नॉर्थ इंडिया में भी अब आजकल अगर हम देखें सही अर्थों में तो 2 से 3 महीने की ही ठंड पड़ती है, बाकी जो है 8 से 9 महीने गर्मी पड़ती है। तो ऊनी कपड़ों की जो डिमांड है वो उस लेवल पे अब नहीं रह गया, तो मार्केट उतना बड़ा नहीं रह गया। मार्केट धीरे धीरे श्रंक होता जा रहा है, सिकुड़ते जा रहा है। ठीक है, सीजनल नेचर, भाई सीजनल नेचर का मतलब 2-3 महीना ठंड पड़ी, उसके लिए आदमी एक बार खरीद लिया, उसको 10 साल तक पहनता रहता है। ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं है उसको। ठीक, चलिए अगली बात है लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरीज। आधुनिक उपकरणों, आधुनिक मशीनरीज, कल पुर्जों की भी भारत में कमी है। ऊन निकालने के लिए आधुनिक मशीन, जैसे कि वो 3 ग्रेड में दिखाया है। ठीक है, इसके अलावा जिससे हम ऊन की आगे स्पिनिंग करते हैं, कटाई करते हैं, फिर उससे टेक्सटाइल बनाते हैं, तो मशीनरीज काफी पुराने हो चुके हैं हमारे यहाँ। इंपोर्ट डिपेंडेंसी, भारत की बहुत ज्यादा ऊन पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। अगर हम इंपोर्ट ना कर पाए तो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफी हद तक जो है नेगेटिवली जो है वो प्रभावित हो जाएगा। 9वें नंबर पे हम देखते हैं लैक ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अब एक प्रश्न ये उठता है कि अगर वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सीजनल है, हमारे पास इंफीरियर क्वालिटी के ऊन है, मार्केट की कमी है, तो हम मार्केट बनाएं, ऊन रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बनाएं, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऊन से गारमेंट ही बनाएं, ऊन से आप कारपेट ही बनाएं, ऊन को किसी और के साथ में मिलाकर के, जैसे होजरी है या कुछ और ऐसे हम प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ताकि हमारा जो है मार्केट रीच बढ़े और वो सीजनल वाला चीज ना रह करके बारहमासी पेरेनियल हो जाए। बारहमासी ऐसी कुछ चीज का डिमांड हो, हम ऐसा बनाएं, ऐसा हमें रिसर्च करने की उसमें जरूरत है, ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढ निकालने की जरूरत है। 10वीं बात यह है लैक ऑफ कॉमर्शियल अप्रोच। भारत में भेड़ पालन हो या ऊन निकालने की और या वूलन टेक्सटाइल हो, उसमें कॉमर्शियल अप्रोच की कमी है। बस काम चल रहा है ढर्रे में, सरकार लोग भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उस पर। ठीक है, कहां ध्यान दें, इतना बड़ा कंट्री, इतने सारे सेक्टर। ठीक है, तो अब चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है ऊन, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ध्यान हम दे रहे हैं 3 चीजों पर, उससे ऊन की अनदेखी हो जाती है। हम दे रहे हैं कॉटन पर सबसे ज्यादा ध्यान, उसके बाद देते हैं जूट पर सबसे ज्यादा ध्यान, उसके बाद देते हैं सिल्क पर सबसे ज्यादा ध्यान। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार को भी मालूम है सीजनल है, प्रॉब्लम्स है, ये वो सब। ठीक है, तो ये इन पे थोड़ा सा हमें कॉमर्शियल अप्रोच लाने की जरूरत है। 11वें नंबर पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात हम लोग सब जगह पर दोहराते आए हैं, कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर्स। अब आजकल ऊन का स्वेटर बहुत कम लोग आपको पहने मिलेंगे, या सिंथेटिक ऊन आने लगे हैं, है ना। तो सिंथेटिक ऊन के कपड़े वो बड़े अच्छे होते हैं, हल्के भी होते हैं, स्किन फ्रेंडली भी होते हैं, कम कीमत में भी मिल जाते हैं, चलते भी ऊन से ज्यादा हैं। ठीक है, ये तमाम अच्छी, ठीक, तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो कपड़े हैं, जो गर्म कपड़े हैं, वो ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा आसान लोगों को लगते हैं। तो उससे बहुत ज्यादा कंपटीशन है ऊन का। ये कंपटीशन में ऊन तभी जीत पाएगा जब ऊन सेक्टर का इंटीग्रेटेड तरीके से डेवलपमेंट करें और कॉम्पिटिटिवली ऊन सस्ता हो जाए, सिंथेटिक फाइबर महंगा हो जाए। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हो गई। अब हम देखते हैं कि इस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए। पहला वही एज यूजुअल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, कुछ संस्थाओं की स्थापना की है ताकि वो ऊन सेक्टर पर ध्यान दे सकें। पहला सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम यही है कि इंटीग्रेटेड रूप से
जो वूल है उसकी पैदावार को बढ़ाना, वूल एंड टेक्सटाइल के तरफ ध्यान देना, सीप ब्रीडिंग करना, कुल मिलाकर के जो है वूल से रिलेटेड सारे मामलों के लिए अपेक्स बॉडी होती है। जहां पर बोर्ड शब्द आ जाए तो समझ लीजिए ये उस फील्ड की सबसे जो है अपेक्स बॉडी है। दूसरे नंबर पे इंडियन वूलन टेक्सटाइल, इंडियन वूलन इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। फिर है वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाने में इसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अबिका नगर राजस्थान में है। और भी ऐसे ढूंढेंगे तो कई इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम में हमें 2-3 एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, उतना पर्याप्त होता है। वही लिख डालेंगे तो फिर वो 50 से 100 वर्ड में आंसर पूछा जाता है तो उतना नहीं लिखना है, ठीक है। तो 2-4 आपको ध्यान रखना है, साथ में उसके फंक्शन भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडियन वूलन इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का काम क्या है? वूलन टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, ठीक है। उसके नाम ही से पता चल रहा है, वूल रिसर्च एसोसिएशन, माने वूल सेक्टर पे रिसर्च का काम करना, डेवलपमेंट का काम करना। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट माने भेड़ों पर ऐसा रिसर्च करना ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा ऊन निकल सके, तो ऐसे फंक्शन उसके नाम ही में छुपा होता है। फिर दूसरे नंबर पे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ऊन सेक्टर पे, वूल सेक्टर पे चलाए गए हैं। नंबर 1 इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड शब्द लगा हुआ है माने कंप्रहेंसिवली ऊन की पैदावार, ऊन का प्रोडक्शन, ऊन की प्रोडक्टिविटी और ऊन का एक्सपोर्ट, वूलन टेक्सटाइल सभी कुछ उसमें शामिल है। उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी मार्केटिंग, तमाम चीजें, ठीक है। नंबर 2 पे है वूल मार्केटिंग स्कीम, एक स्पेशल प्रोग्राम वूल की मार्केटिंग को लेकर के चलाया गया है। दूसरा वूल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब होता है वूल का रूप परिवर्तन करना, ठीक है, प्रसंस्करण करना, ठीक। अगला है वूल डेवलपमेंट स्कीम। फिर अगला है अंगोरा वूल डेवलपमेंट स्कीम। कुछ भेड़ हमारे पास भी अंगोरा नस्ल की हैं, तो उसको हम जो है डेवलप करें, भेड़ नहीं बकरी, अंगोरा एक बकरी है, ठीक है। तो उस ऐसी कुछ बकरियों का हम डेवलपमेंट करें और उससे ऊन निकाल पाए। फिर है सीप ब्रीडर्स इंश्योरेंस स्कीम, जो लोग सीप का काम करते हैं उनके लिए इंश्योरेंस वगैरह का ये स्कीम रखा गया है। तो ये सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई। नंबर 3 ई पोर्टल फॉर पश्मीना प्रोडक्ट एंड पश्मीना रिसोर्स सेंटर। पश्मीना भारत की सबसे ख्याति प्राप्त वस्तु है जो ऊन से बनती है और ये कश्मीर के श्रीनगर में पाई जाती है। तो उसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने ई पोर्टल बनाया है ताकि ऑनलाइन तरीके से पश्मीना प्रोडक्ट को खरीदा और बेचा जा सके, ठीक है। इसके अलावा पश्मीना रिसोर्स सेंटर, पश्मीना को डेवलप करने के लिए ये पश्मीना रिसोर्स सेंटर जो है वो डेवलप खोला गया है। सीप ब्रीडिंग, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और CSIR आदि के साथ मिलकर के ये कोशिश कर रही है कि ऐसे सीपों का ब्रीडिंग किया जाए, प्रजनन किया जाए जो हट्टे कट्टे हों और जिनसे ज्यादा मात्रा में ऊन की प्राप्ति की जा सके। 5वें नंबर पर प्रमोशन, मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तमाम कोशिशें भारत सरकार द्वारा हो रही है। इसी के साथ वूलन सेक्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। कुछ हम लोग 1-2 नोट्स देखते हैं। नंबर 1, वूल इज द ओनली नेचुरल फाइबर इन विच इंडिया इज डेफिशिएंट। नेचुरल फाइबर, अगर मैं आपसे एक परीक्षा में पूछ लूं ऑप्शनल के रूप में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फाइबर इंडिया इज डेफिशिएंट, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ठीक है। तो कॉटन हम पर्याप्त मात्रा में पैदा करते हैं, जूट में हम पर्याप्त मात्रा में पैदा करते हैं, सिल्क में, ठीक है। कॉटन में हम 1 नंबर, जूट में हम 1 नंबर, सिल्क में हम 2 नंबर। तो कैसे डिफिशिएंट है? हालांकि इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन डेफिशिएंट नहीं है कि बिल्कुल भी कम हमारे पास होता है। लेकिन वूल एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जिसमें इंडिया काफी डेफिशिएंट है। इसमें हम 7th नंबर पे आते हैं वूल पैदा करने में, तो डेफिशिएंट कमी है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, वूल प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में जो वूल का प्रोडक्शन किया जाता है, किस ग्रेड का वूल कितनी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है? तो पहला गारमेंट ग्रेड केवल 5%, केवल 5% ऊन ही हम ऐसा पैदा करते हैं, और वो भी अंगोरा बकरी और आपके ये काश्मीरी जो है पश्मीना, इसी से। बाकी और भेड़ और बकरियों से हमें जो ऊन प्राप्त होता है वो कारपेट और रग्स लेवल का होता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे है कारपेट एंड रग्स ग्रेड का 85%। तो हमारे यहाँ जितने ये ऊनी कपड़े बनते हैं पहनने वाले, वो भारत के ऊन से नहीं बनते, उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं और उसी इंपोर्टेड ऊन से फिर हम भारत में पहनने वाले गर्म कपड़े बनाते हैं। और भारत में जो पैदा होती है उसके 2-4-5% को छोड़ दें तो ज्यादातर मैक्सिमम परसेंटेज का हम कारपेट, रग्स और भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स में बनाने में यूज कर लेते हैं। नंबर ऑफ
वूलन टेक्सटाइल मिल्स, लगभग 750 मिल्स हैं भारत में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मिल्स जो मिल्स हैं वो पंजाब के लुधियाना में लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा यहीं से हमारा जो है पूरा टेक्सटाइल सेक्टर, और टेक्सटाइल सेक्टर में नेचुरल फाइबर यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। नीचे एक जानकारी लिखी हुई है, बनाना फाइबर टेक्सटाइल। नेचुरल फाइबर में हमने 4 चीजें पढ़ दी, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। इसके अलावा छोटे मोटे रूप में बनाना फाइबर, केले के पत्तों से निकलने वाले रेशे से भी धागा बना करके टेक्सटाइल बनाए जाते हैं। राइस हस्क माने धान के भूसी से भी टेक्सटाइल बनाए जाते हैं। कोकोनट हस्क, कोकोनट में जो भूसी निकलती है उससे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो बनाना फाइबर से कपड़े बनाने का काम 2 जगह भारत में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एक तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है और दूसरा इरोड तमिलनाडु में है। ठीक है, आप कभी इस प्रकार की कहीं पर कोई टेक्सटाइल प्रदर्शनी लगे कभी, जैसे इधर गोल बाजार वगैरह में लगता है, तो वहां जाइए तो आपको वहां पर ऐसे मिल जाएंगे, केले के पत्ते से बना हुआ साड़ी है। ठीक है, ये धान की भूसी से बनी हुई साड़ी है। तो इस प्रकार से वहां पर चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दीज 4 नेचुरल फाइबर्स, बनाना फाइबर, राइस हस्क माने धान की भूसी, कोकोनट हस्क माने नारियल की भूसी आदि से भी टेक्सटाइल जो है बनाए जाते हैं। लेकिन ये ज्यादातर साउथ इंडिया में केले वगैरह का और राइस हस्क का, कोकोनट का, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। बट स्टिल देयर इज पोटेंशियल टू डेवलप दिस टाइप ऑफ टेक्सटाइल ऑल्सो। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये सारा टेक्सटाइल मैटर यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर, और उसके बाद में टेक्निकल टेक्सटाइल, और फिर जब ये 2 और चैप्टर हो जाएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे ओवरऑल जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस। थैंक यू।